राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले टीबी से रिलेटेड बेसिक हम देख लेते हैं। जिसे हम टीबी कहते हैं वो असल मायने में तपेदिक कहलाता है। गांव की भाषा में टीबी को यक्षमा और राज यक्षमा के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि टीबी का मतलब क्या होता है तो बड़े सरल शब्दों में आप उसे समझा सकते हैं कि टीबी का मतलब है कि जब एक जीवाणु जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये दरअसल में व्यक्ति के शरीर के अंदर रक्त में जाकर रहने लगे। मतलब यदि किसी व्यक्ति के रक्त में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है तो उस बंदे को टीबी है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने करी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु की खोज किसने की है, वो व्यक्ति जो आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहलाता है, जिनको हम रॉबर्ट कोच के नाम से जानते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को टीबी का जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस खोजा था। और साथ ही साथ में इसी वजह से हम 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे भी मनाते हैं, ताकि टीबी और टीबी के बैक्टीरिया की अवेयरनेस लोगों तक हम पहुंचा सकें। तो यदि कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 24 मार्च को क्या मनाते हैं तो वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को की थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि कोई बंदा 2 सप्ताह से लंबे समय से खांस रहा है तो फिर उससे लेना होगा या उसके लिए यूज करेंगे हम कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट दरअसल में स्पुटम से निकाला जाता है, कफ से निकाला जाता है। और यदि हम मॉन्टुक्स की बात करते हैं तो मॉन्टुक्स टेस्ट एक रिकन्फर्मेशन टेस्ट होता है। रिकन्फर्मेशन का मतलब होता है कि यदि कल्चर पॉजिटिव आ गया तो फिर उसके बाद एक और टेस्ट करते हैं। वही व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित है उसके शरीर में यदि छोटी छोटी सी फुंसियां होती हैं, उनमें से थोड़ा सा लिक्विड निकालकर टेस्टिंग की जाती है कि क्या उन लिक्विड में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अगर है तो फिर टीबी कंसीडर होगी, नहीं है तो ये टीबी नहीं है। तो कहने का सीधा सा मतलब है ये 2 टेस्ट हैं जिनकी हेल्प से हम टीबी को क्लियर करते हैं। अब यदि आपको ये चीज क्लियर हो गई तो अब मैं आपको बड़े आराम से बता सकता हूं कि टीकाकरण नीति आने के बाद वास्तविक रूप से जो पहला टीकाकरण कार्यक्रम है वो स्टार्ट होता है 1978 में, जिसका नाम है विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। तो जी हाँ, ये विस्तारित टीकाकरण जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1978 में हुई। और 1978 से ही बीसीजी का टीका, जो टीबी रोग ना हो बच्चों को इसलिए दिया जाता है, नवजात शिशुओं को, तो साल 1978 से ही बीसीजी का टीका विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे टीबी के उपचार की एक थेरेपी होती है जिसका नाम है डॉट्स थेरेपी। तो डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत 4 प्रकार की दवाएं टीबी से ग्रसित व्यक्ति को प्रदान की जाती है, जिससे कि कुछ ही समय में, यहाँ कुछ ही समय का मतलब है 6 महीने में बंदा टीबी से सही हो जाएगा। डॉट्स थेरेपी की शुरुआत किस प्रोग्राम से हुई थी तो अच्छे से देखिएगा, संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। तो संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जो है, याद रखिएगा, ये 1993 से शुरू हुआ था। और इसी कार्यक्रम के दौरान या इसी कार्यक्रम के फलस्वरूप ही डॉट्स थेरेपी अस्तित्व में आई थी। कैसे? अब जो मैं बात बोल रहा हूं इनको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। टीबी के उपचार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक पद्धति चलाती है, एक चिकित्सा चलाती है जिसे डॉट्स कहते हैं। डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यहाँ शॉर्ट कोर्स का मीनिंग होता है कि मिनिमम 6 मंथ तक आपको टीबी की जो दवाएं दी जा रही हैं, है ना, टीबी से लड़ने के लिए जो दवाएं दी जा रही हैं उनको आपको मिनिमम 6 मंथ तक क्या करना होगा, यूज करना होगा। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि डॉट्स थेरेपी की स्टार्टिंग कब हुई थी तो आप बहुत अच्छे से देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 मार्च 1993 को, एक बार फिर से देखें, 26 मार्च 1993 को टीबी रोग को समाप्त करने के लिए डॉट्स थेरेपी की शुरुआत आधिकारिक रूप से WHO ने करी थी। लेकिन 4 साल बाद नई डेट है 26 मार्च 1997। तो 26 मार्च 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने
संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉट्स थेरेपी को भारत में पूरी तरह से सभी केंद्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो प्राथमिक, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो, टीबी के निदान के लिए मेडिसिन उपलब्ध कराने का यहां से वादा किया गया। और फाइनल में 2005 तक टीबी की डॉट्स थेरेपी में जो दवाएं यूज होती हैं उनको सब जगह पर अवेलेबल करा दिया गया। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि WHO ने डॉट्स थेरेपी को कब हरी झंडी दी थी, 93 में, और संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जो डॉट्स थेरेपी शुरू की गई है वो साल 1997 से की गई है, ये आप याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ कि टीबी के प्रति जागरूकता हेतु सरकार क्या कर रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, टीबी के प्रति जागरूकता के लिए सरकार सबसे पहले क्या कर रही है कि डॉट्स थेरेपी संचालित कर रही है। ये डॉट्स थेरेपी क्या होती है? ये जो डॉट्स थेरेपी होती है, याद रखिएगा, इसमें 6 महीने कम से कम 4 प्रकार की दवाएं जो डॉट्स थेरेपी में दी जाती हैं टीबी से ग्रसित व्यक्ति को लेनी होंगी, तभी वो इस रोग से ठीक हो पाएगा। कई लोग डॉट्स थेरेपी को बीच में छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मर नहीं पाता और वो और पोटेंसी और स्ट्रेंथ के साथ जो अगली डिसीज लेकर आता है वो टीबी नहीं होती, वो होती है MDR, और वो ऐसी टीबी है जो कभी ठीक नहीं होती। तो इसलिए टीबी से ग्रसित व्यक्तियों को अपना डोज पूरा करना चाहिए। जो 6 मंथ का डोज है वो मिनिमम डोज है, उससे व्यक्ति सही हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम सेंट्रल गवर्नमेंट यही कर रही है, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, की प्रत्यक्ष प्रेक्षित चिकित्सा, ये हिंदी में फुल फॉर्म होता है डॉट्स का। 6 महीने का मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो एड्स से संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं टीकाकरण की आवश्यकता। तो टीकाकरण की आवश्यकता को हम बाद में देखते हैं, पहले हम आपको ये बता देते हैं जल्दी से, जो पहले वाले पॉइंट से ही रिलेटेड पॉइंट है, डॉट्स की आवश्यकता। तो मैंने आपको बताया था कि डॉट्स प्रणाली के अंतर्गत 4 प्रकार की जो दवाएं दी जाती हैं, उन 4 प्रकार की दवाओं में एक जो दवा है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वही टीबी के बैक्टीरिया को पूरे 6 मंथ में खत्म कर देती है ना। नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वॉक्समैन ने उसकी खोज करी थी। तो इस तरह की अवेयरनेस लाने के लिए भी गवर्नमेंट बोलती है कि इस मेडिसिन को तो आपको परमानेंट लेना होगा। लेकिन यदि कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, कौन सी चीज वो यूज करे? तो वो यूज करे BCG वैक्सीन। याद रखिएगा, BCG वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरेन। तो BCG वैक्सीन जो है वो नवजात शिशु को दी जाती है, मैंने इसी चैप्टर में आपको बताया था। क्यों? क्योंकि एंटी टीबी टीका है और बच्चे का इम्यून सिस्टम बर्थ के बाद बहुत कमजोर होता है। कमजोर इम्यून सिस्टम पर जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो पूरा अटैक करने की कोशिश करता है, बच्चे को टीबी होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से BCG वैक्सीन देकर बच्चे को समय से पहले ही बीमारी से बचाया जा सकता है। इसलिए BCG का टीका निरोधात्मक स्वास्थ्य विषय के अंतर्गत भी आता है। मेंस में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य 2 प्रकार के होते हैं, एक उपचारात्मक स्वास्थ्य और एक निषेधात्मक स्वास्थ्य। तो निषेधात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत दरअसल में आता है ये चीज। जो मेन चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करता चल रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से हम ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम की, मतलब नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है, याद रखिएगा, सबसे पहले आप इसमें लेप्रोसी को समझ लीजिए। यहाँ लेप्रोसी का मतलब है कुष्ठ से। कुष्ठ रोग मतलब वही जिसमें स्किन व्हाइट कलर की हो जाती है, उधड़ने लगती है और धीरे धीरे और भी ज्यादा केस कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो फिर वो जो व्हाइट कलर के स्पॉट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। स्टार्टिंग स्पॉट जहां व्हाइट कलर है वहां पर कुछ भी सेंसिटिविटी नहीं सुनाई पड़ती या दिखाई पड़ती है ना। तो इस तरह से ये कोढ़ में होता है। कोढ़ की सबसे पहले पहचान करी थी डॉक्टर हैंसन ने, और इंडिया में सबसे पहले कोढ़ के इंपॉर्टेंस को या कोढ़ बीमारी को समझा था महात्मा गांधी ने, और फिर रात दिन वो कोढ़ प्रभावित व्यक्तियों की सेवा करते रहते थे। तो इस तरह से इंटरनेशनल वर्ल्ड में
डॉक्टर हेंसन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सबसे पहले इस डिसीज के इंपॉर्टेंस को समझा। ये डिसीज किस वजह से होती है, पहले इस पे छुआछूत की बीमारी मानते थे और सच में ये छुआछूत की बीमारी है भी, है ना, लेकिन उस तरह का भेदभाव नहीं करते हैं आज के समय पे जैसे पहला बहुत स्ट्रिक्टली भेदभाव करते थे। अब कुछ शर्तों की रिवाइज के साथ में व्यक्ति को काम करने की परमिशन होती है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु यदि है तो उस व्यक्ति को लेप्रोसी है। और लेप्रोसी को डॉक्टर हेंसन ने खोजा था, इसलिए लेप्रोसी का नाम हेंसन डिसीज हो चुका है अब। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लेप्रोसी को समाप्त करने के लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट कब आया था, या लेप्रोसी को समाप्त करने के लिए साल 1955 में, याद रखिएगा, क्या चीज शुरू किया गया था, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ नियंत्रण का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को कोढ़ है वो समाज के और लोगों को लेप्रोसी बीमारी ना दे। तो क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या तरीके अपनाने होंगे, ये सबसे पहले साल 1955 में शुरू किया गया। साल 1955 से राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, याद रखिएगा ये चीज आप लोग। साल 1981 जब बढ़ता है समय तो इंदिरा गांधी जी की सरकार है, और इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय पर ही जितने भी केंद्र हैं स्वास्थ्य के, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, एक थेरेपी शुरू होती है जिसका नाम है मल्टी ड्रग थेरेपी। और मल्टी ड्रग थेरेपी के शुरू होने से मानो कोढ़ के मामलों में भारी गिरावट सी दर्ज की गई। अब दरअसल में ये एमडीटी थेरेपी क्या होती है, इसको जरा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एमडीटी थेरेपी में होता यह है कि 3 प्रकार की जो दवाएं हैं, डेप्सोन, क्लोरफाजिमीन और रफैम्पिसिन, ये 3 प्रकार की जो दवाएं हैं ये पेशेंट को दी जाती। याद रहेगा ये चीज। इंदिरा गांधी जी ने इस थेरेपी को क्या किया था, शुरू किया था, और साल 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि एमडीटी थेरेपी जो है वो किससे बचाती है आपको, तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि मैं आपसे बोलूं तो ये जो एमडीटी थेरेपी है ये कुष्ठ रोग से बचाती है, याद रहेगा ये चीज। और एमडीटी थेरेपी में 3 प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। तो 3 प्रकार की जो दवाएं होती हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं। इन 3 प्रकार की दवाओं में एक दवा होती है जिसका नाम है डेप्सोन। ये डेप्सोन ही दरअसल में एंटीबायोटिक दवा है। मतलब एंटीबायोटिक दवा का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि आपको कोढ़ हो गया है ना, यदि आपको लेप्रोसी हो गई है, तो इसका मतलब है आपके शरीर के अंदर कौन सा जीवाणु है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इस जीवाणु को नष्ट करने के लिए ही उपयोग में लाई जाती है एंटीबायोटिक जिसका नाम होता है डेप्सोन। याद रहेगा ये चीज। इसी तरह से टीबी के इलाज के लिए एक चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। एमडीटी का फुल फॉर्म मल्टीपल ड्रग थेरेपी या मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं, याद रखना। तो टीबी में आपको 4 प्रकार की दवाएं दी जाती हैं, 4 टाइप्स की मेडिसिन दी जाती है। और इन 4 प्रकार की दवाओं में जो सबसे मेन होती है उसका नाम आप याद रखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक दवा है, यही यदि आपको होती है टीबी बीमारी, और टीबी बीमारी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु यदि होता है शरीर के अंदर, तो इसको किल करती है, इसको नष्ट करती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता का नाम क्या है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता का नाम है वॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किस सन में खोजा था, 1942 में खोजा था। स्ट्रेप्टोमाइसिन पहली एंटीबायोटिक ड्रग है जिसको जीवाणु से प्राप्त किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से। सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, लेकिन सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
पेनिसिलियम नोटेटम कवक से निकाला था। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे पहली एंटीबायोटिक वो है जिसको बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था, तो फिर पेनिसिलिन राइट आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। और आज जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए दी जा रही हैं, सबको जीवाणुओं से ही निकालते हैं। स्यूडोमोनास और बैसिलस, ये दो जीवाणु हैं। स्यूडोमोनास और बैसिलस ये दो जीवाणु हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। इन्हीं का उपयोग कर रहे हैं हम एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए, या इन्हीं दो बैक्टीरिया से जितनी भी एंटीबायोटिक हैं अब निकाली जा रही हैं। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसको जीवाणु से हमने प्राप्त किया था, नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और यही डॉट थेरेपी जो होती है उसमें जो बैक्टीरिया होता है टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसी को नष्ट कर पाती है। तो इस तरह से ये जो कहानी थी ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। कौन सी कहानी समझनी है, ध्यान से समझ लीजिए कि कभी भी कोई भी डिसीज का जो कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो कंट्रोल प्रोग्राम है ये निश्चित रूप में कैसा है, ये सरकारों द्वारा चलाया जाता है। इनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ सरकारों ने कब शुरू किया था, कौन सी ड्रग है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं को आपको पढ़ना है। मतलब कहने का ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट पढ़ लीजिए, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आना है। हाँ, साथ में क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और जो इक्का दुक्का इन्फॉर्मेशन अलग से कहीं एड ऑन होती है तो वो आप कर लीजिएगा, तो ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं आगे के लेक्चर में आगे के प्रोग्राम की। स्वागत है दोस्तों हेल्थ के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का। अब जो हमको कार्यक्रम पढ़ना है वो है राष्ट्रीय कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम। और राष्ट्रीय कालाजार नियंत्रण यदि हमको पढ़ना है तो निश्चित रूप में सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कालाजार बीमारी के बारे में। तो कालाजार बीमारी दरअसल में एक परजीवी जो प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव है, जिसका नाम है लिशमेनिया डोनावानी, आप इमेज दे सकते हैं, ये इसके द्वारा होती है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि इस बीमारी का प्रसार जो है वो एक मक्खी करती है जिसका नाम है बालू मक्खी, और ये राजस्थान के उन एरियाज में या जहाँ डेजर्ट रीजन होता है, यहाँ जहाँ बालू ज्यादा होती है, वहाँ ये मक्खियों का नंबर ज्यादा होगा। और मक्खियों के पैरों में ही दरअसल में और उनके पंखों में ही लिशमेनिया डोनावानी परजीवी होता है। आगे की चीज शायद आप समझ गए होंगे कि मक्खियां खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं, मतलब लिशमेनिया डोनावानी परजीवी को स्प्रेड करती हैं खाद्य पदार्थों को। जब व्यक्ति खाता है तो ये जो लिशमेनिया डोनावानी परजीवी है ये व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है, व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाएगा और निश्चित रूप में पूरी बॉडी को कैसा कर देगा, ब्लैक कर देगा। पूरी बॉडी यदि ब्लैक हो जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि अस्थि मज्जा प्रभावित हुआ है। तो इस तरह से इस डिसीज से अफेक्टेड पर्सन जो है, आपको जिस इमेज में दिख रहा होगा, काला दिखाई देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एनीमिया की कमी वाला भी पेशेंट होता है। तो अब अगर बात करें कि इस बीमारी को समाप्त करने के लिए जो एमपी गवर्नमेंट है या जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं इस बीमारी के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। ये जो बीमारी होती है कौन सी, कालाजार, इसमें रोग कारक कौन होता है, तो आप ही देख लीजिए। रोग कारक एक परजीवी है, एक प्रोटोजोआ है ना, जिसका नाम है लिशमेनिया डोनावानी, तो यह मैंने आपको बताया। रोग वाहक में वो चीज है जिसके 6 पैर होते हैं, तो ये मैंने कई बार आपको ये चीज बताई कि जिसके 6 पैर होते हैं वो कीट कहलाता है, और उस कीट का नाम है बालू मक्खी, जिसको हम कहते हैं सैंड फ्लाई, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगली लाइन है, बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो रीजन है जहां पर बालू का नंबर ज्यादा है। तो अब इसकी बात ऑब्वियसली सी बात है कि इस बीमारी के केसेस ज्यादा होंगे, है ना। अब चलते हैं मुद्दे की चीज पे। सबसे पहले केंद्र सरकार ने इस डिसीज को समाप्त करने के लिए साल 1991 में
याद रखिएगा, कब? साल 1991 में किसी कार्यक्रम का संचालन किया। तो वर्ष 1991 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अच्छा, दूसरी हेल्थ पॉलिसी कब आई थी हमारी? सन 2002 में। तो जो दूसरी हेल्थ पॉलिसी हमारी सन 2002 में आई है, उसी में कालाजार को समाप्त करने के लिए या कालाजार के उन्मूलन के लिए दरअसल में कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मेन चीज आपको याद रखना है कि कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम कब आया था? साल 1990-91 में। याद रहेगी ये चीज? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इसके जस्ट बाद है कि एक किट तैयार करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है R39 किट। और R39 किट के जरिए ही बड़े आराम से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति कालाजार से ग्रसित है या नहीं। एक संस्था है जिसका नाम है बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये भी कालाजार के ग्रसित रोगियों को दरअसल में क्या करती है? पैसा वगैरह भेजती है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कालाजार में फंडिंग करती है या कालाजार से संबंधित डिसीज को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अब इसके बाद आपको टॉप में दिख रहा होगा एक प्रोग्राम जिसको कहते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज। ये नेशनल, ये लिखा नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। जल्दी से बताइए कब आया था? 2003-2004 में आया था। जितनी भी बीमारियां वाहकों से होती हैं, अब जितनी भी बीमारियां वाहकों से होती हैं, जैसे मच्छर, मच्छर वाहक की भूमिका निभाते हैं। मादा एनाफ्लीज का नाम सुना होगा आपने, मलेरिया रोग। आपने डेंगू का नाम सुना होगा, मादा एडीज इजिप्टी। आपने चिकनगुनिया का नाम सुना होगा, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर। आपने येलो फीवर, पीला बुखार का नाम सुना होगा, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर। आपने जीका डिसीज का नाम सुना होगा, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर। आपने जापानी इंसेफ्लाइटिस का नाम सुना होगा। ये सब बीमारियां हैं। मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस मच्छर। आपने सुना होगा फाइलेरिया का नाम, एलिफेंटिएसिस का नाम, हाथी पांव एक डिसीज होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। तो ये जितनी भी बीमारियों के मैंने नाम लिए, जितने भी मच्छरों के नाम लिए, और साथ ही साथ जो बीमारियां मक्खियों से फैलती हैं, जैसे कालाजार किससे फैलती है? बालू मक्खी से। सोने की बीमारी किससे फैलती है? सीसी मक्खी से। तो जो भी बीमारियां मच्छर और मक्खियों से फैलती हैं, मतलब जो भी बीमारियां कीटों से फैलती हैं, उनको समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2003-04 से शुरू किया गया। इसमें भारी पैमाने पर गंदगी वाले क्षेत्रों को साफ करने की बात बोली गई। भारी पैमाने पर जो गंदगी जहां पनपती है, जहां पानी रुकता है बरसात का, जहां गड्ढे होते हैं, उनको भरकर और बेंजीन हेक्साक्लोराइड और कैरोसिन डालने की बात बोली गई। क्योंकि जब बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो डीडीटी के बाद का कीटनाशक है, वह मच्छर और मक्खियों को नष्ट कर देता है और उतना हार्मफुल नहीं है जितना डीडीटी है। इसी तरह से गड्ढों में कैरोसिन डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कैरोसिन के कांटेक्ट में आते ही मच्छर और मक्खियों के लार्वा डिप्ड हो जाते हैं। डिप्ड हो जाते तो श्वसन नहीं कर पाते मतलब मर जाते हैं। मतलब बहुत सारे मच्छर और मक्खियां मर जाते हैं, चूंकि कैरोसिन के प्रयोग से वो पानी के अंदर ही डूब जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं कार्यक्रम इसको सौंपे गए, जिसमें कालाजार कार्यक्रम भी है। जैसे देखिए, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया मादा एनाफिलीज से होता है। अच्छा, फाइलेरिया क्यूलेक्स से होता है। कालाजार मैंने पढ़ाया मक्खी से होता है, बालू मक्खी से होता है। को विलय करके 2003-04 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। मतलब इन 3 कार्यक्रमों को शुरू करके इस प्रोग्राम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अब आप दरअसल में क्या करेंगे? बेहतर करेंगे इन डिसीजेस के लिए। आगे चल के जापानी इंसेफेलाइटिस और डेंगू को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। मतलब कहने का एकदम सिंपल सा है कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज का जो प्रोग्राम है, इसमें बीमारियां जो है ना फैले, उनके वाहकों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये बात बोली गई है। अब यदि हम चलते हैं आगे, तो एक ऐसी डिसीज पर पहुंचते हैं जिसका नाम है एड्स। जी हाँ, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम।
तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है, इसमें सबसे पहले आपको एड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं एड्स के बारे में। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं, है ना, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सबसे पहले हाँ, हाँ, ये देखिए, विश्व में एड्स का पहला मामला कब आया था? आंसर है साल 1981। हंटर थ्योरी इसके लिए सही मानी जाती है। एक संक्रमित लंगूर जो है वो इंसान के कांटेक्ट में आ गया था, या इंसान संक्रमित लंगूर के कांटेक्ट में आ गया था, और इस तरह से एड्स जो है वो सबसे पहले 1981 में यूएसए के कैलिफोर्निया में देखा गया। बड़ी तेजी से एड्स बीमारी ने फैलना शुरू किया और मात्र 5 साल लगे इसको 7 समंदर पार से हिंदुस्तान आने में। और साल 1986 में तमिलनाडु में 6 महिलाएं संक्रमित मिली जो सेक्स वर्कर थी, और निश्चित रूप में इन 6 सेक्स वर्कर की खबर जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को पता चली कि ये एड्स से अफेक्टेड है, तमिलनाडु की चेन्नई में गवर्नमेंट ने तत्काल एक्शन लिया। तत्काल क्या एक्शन लिया ये अपन बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, ये तो आपको पता होगा, 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, ठीक है। हाँ, अब जो है क्वेश्चन वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं आपसे पूछूं, चलिए बताइए एड्स एक बीमारी है कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपने पढ़ा होगा। ये एड्स का नामकरण रॉबर्ट गाले जी की देन है। रॉबर्ट गाले ने एड्स का नामकरण किया था। अच्छा, एड्स किससे होता है? तो आपने सुना होगा एड्स एक वायरस से होता है जिसका नाम है HIV वायरस। HIV वायरस के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया? जी हाँ, सबसे पहले जल्दी से बता दीजिए, HIV वायरस के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट गाले ने बताया था। याद रहेगा ये चीज ऐसे। अब इसके बाद तो एड्स का फुल फॉर्म जो आप पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी दरअसल में रॉबर्ट गाले ने फुल फॉर्म बताया था। HIV का फुल फॉर्म आप पढ़ते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये भी रॉबर्ट गाले ने दरअसल में हमको बताया था। अब चलते हैं अपन आगे कि जो एड्स का वायरस होता है जिसको हम रेट्रो वायरस भी कहते हैं, तो जो रेट्रो वायरस होता है याद रखिएगा, ये रेट्रो वायरस RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि जेनेटिक मटेरियल यदि किसी वायरस में हो RNA और वो चारों तरफ से किसी प्रोटीन के जरिए घिरा हो, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये रेड कलर की जो चीज दिख रही है यही है RNA, और चारों तरफ से जो आपको प्रोटीन दिख रही होगी, तो अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है HIV वायरस जिसको रेट्रो वायरस भी कहते हैं, याद रखिएगा ये रेट्रो वायरस भी कहते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल नो डाउट RNA है, लेकिन वो चारों तरफ से किसके जरिए घिरा है? प्रोटीन के जरिए घिरा है। अब सवाल पैदा होता है कि HIV वायरस जैसे ही आपके शरीर के अंदर आता है तो क्या करता है? HIV वायरस आपके शरीर के अंदर आकर आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने से संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध आप लंबे समय तक नहीं लड़ पाते और फाइनली दम तोड़ देते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है उसे हम टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, और टी लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC कहलाती है। तो सबसे छोटी WBC जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट, वही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, और निश्चित रूप में यही टी लिम्फोसाइट का नंबर धीरे धीरे यदि कम होने लगता है तो इसका मतलब हुआ ये कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमने खो दी। मतलब आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन एकदम सिंपल आएगा, HIV वायरस क्या करता है? सबसे छोटी WBC
टी लिम्फोसाइट इनकी संख्या को लगातार कम करता है, और इनकी संख्या लगातार कम होते जाने से क्या होगा, निश्चित रूप में व्यक्ति का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको याद रखना है, जो आपसे पूछी जाएंगी। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की यदि हम बात करें तो अब जो आप देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ये मेरे सामने आपको पीछे दिख रहे होंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो आप सामने देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कैसे शुरू होता है हिंदुस्तान में? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में साल 1986 ये वो टाइम है जब एड्स बड़ी तेजी से महामारी के रूप में फैलकर इंडिया में प्रवेश हुआ। अच्छा, महामारी किसे कहते हैं बेटा जी? जब कोई बीमारी बड़े कम समय में तेजी से फैलती है, कम समय में तेजी से कोई बीमारी फैले तो उसे हम महामारी का दर्जा देते हैं। तो जब कोई बीमारी बहुत कम समय में तेजी से फैलती है तो उसे महामारी कहते हैं। तो महामारी के रूप में एड्स ने इंडिया में एंट्री ली, याद रहेगा। लेकिन आज एड्स महामारी नहीं है, आज एड्स विश्व बीमारी है, आज एड्स पैंडेमिक है। कोरोना जैसे आज पैंडेमिक है। अच्छा, पैंडेमिक और महामारी में क्या डिफरेंस होता है? तो पैंडेमिक उसे कहते हैं जब किसी बीमारी के केस पूरी दुनिया में मिलने लगे तो वो पैंडेमिक होती है। हर एक देश, हर एक कंट्री में उस डिसीज से रिलेटेड पेशेंट यदि हो तो हम उसको कहते हैं पैंडेमिक। और महामारी का मतलब है जो कम समय में तेजी से फैलती है वो महामारी। तो हर विश्व बीमारी, हर पैंडेमिक बीमारी पहले महामारी ही होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले एड्स का पहला मामला कहां देखने को मिला? तमिलनाडु में। कितनी महिलाएं संक्रमित हुई थी? 6 सेक्स वर्कर जो थे वो इस बीमारी से अफेक्ट हुई थी। गवर्नमेंट को पता चला कि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, लोगों की जान तेजी से लेती है, इसलिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल देर नहीं की और बड़ी गंभीरता से लेकर उसी साल, मतलब साल 1986 में ही एक समिति बना दी जो एड्स को लगाम लगाने के लिए कार्य करना स्टार्ट करेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब हुआ? जरा जल्दी से सामने देखिए और बताइए कि राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब हुआ? आंसर है 1986। एक साल बाद राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP भी भारत सरकार द्वारा, यहां भारत सरकार का मतलब है राजीव गांधी जी की सरकार, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने एड्स के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया साल 1987 से। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी जी का ज्यादातर फोकस टेक्नोलॉजी की तरफ था, कंप्यूटर की तरफ था, इंटरनेट की तरफ था, और 87-88 के दौरान उन्होंने USA की कई बार यात्राएं की, क्योंकि हमको सुपर कंप्यूटर चाहिए था, खेती की हालत बड़ी खस्ता थी उस समय पे। तो इस तरह से ज्यादातर टाइम नहीं दे पाए एड्स संक्रमित व्यक्तियों के इलाज और उनकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए। कौन? तत्कालीन सरकार या राजीव गांधी। फाइनल में डेट या सन बढ़कर पहुंचता है साल 1992। इसी दौरान राजीव गांधी जी की साल 1981 में साउथ में लिट्टे जो उग्रवादी लोग हैं वो हत्या कर देते हैं, है ना। RDX एक्सप्लोसिव की मदद से उनको उड़ा दिया जाता है। और फाइनली साल 1992 में WHO ने ही अपने कंधों पर जवाबदारी ले ली। जो भी तत्कालीन सरकार थी उसके साथ WHO ने साल 1992 में एक संगठन बनाया, एक जिसको हम NACO कहते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। और यही संगठन जो है, जिसको शॉर्ट में NACO कहते हैं, आज एड्स की पूरी गतिविधियों को कंट्रोल कर रहा है। एड्स की सभी जो कार्यक्रम हिंदुस्तान में चलाए जा रहे हैं उन्हीं को यही इंस्ट्रक्शन दे रही है।
तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो नैको है ये एक संगठन है, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य कल्याण और परिवार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली चीज है। और मैंने आपको बताया था कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वही विषय वस्तु है जो भारत में सभी लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख करता है, मतलब इसी मंत्रालय के अधीन जो है नैको कार्य करता है। तो जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो है कि 86 में पेशेंट मिले, 86 में ही समिति बनी, 87 में कार्यक्रम शुरू हुआ, सरकार को डांट भी पड़ी इस वजह से, और 92 में संगठन बन गया, मतलब नैको। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन एकदम सिंपल सा पूछेगा कि एड्स बीमारी जो है क्या वो जड़ से समाप्त हो जाती है? जी नहीं बेटा जी, एड्स जड़ से समाप्त होने वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को करती है कमजोर। तो इसी वजह से क्या कर सकते हैं, जितना ज्यादा जागरूक होगे इस बीमारी के बारे में उतना बेहतर बचाव होगा, या जितने जल्दी आपको इस बीमारी के बारे में पता चल जाएगा उतना जल्दी आप क्योर हो सकते हो। तो कहने का मतलब है कि एड्स की जानकारी ही बचाव, तो एड्स में जानकारी ही बचाव है, ये आपको याद रखना है। ये नैको के द्वारा दी गई स्ट्रेट लाइन है। अब आपसे यदि कोई पूछे आपसे, क्या पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, कि एक रेड रिबन एक्सप्रेस है, ये भी शुरू किया गया था, एक गाड़ी है, व्हीकल है जिसके अंदर एड्स से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन है, और वो गाड़ी हर गांव-गांव, सिटी-सिटी पहुंचती है और लोगों को जानकारी देती है कि जो एड्स से ग्रसित व्यक्ति हैं उनके साथ समाज भेदभाव ना करे, एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के साथ समाज अच्छे से पेश आए, एड्स से संबंधित व्यक्तियों के साथ में किसी तरह का दुर्व्यवहार ना किया जाए। तो सन 2007 में नैको ने ही दरअसल में रेड रिबन एक्सप्रेस को शुरू करवाया था, ताकि एड्स संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार की कोई भेदभाव ना की जाए। तो ये आपको याद रखना है कि नैको के द्वारा ही रेड रिबन एक्सप्रेस शुरू किया गया था 2007 में, और एड्स के मामले में जानकारी ही बचाव है, ये बात भी सबसे पहले किसने बोली थी? निश्चित रूप में नैको ने। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि रेड रिबन एक्सप्रेस जो है ये कब से, मतलब एड्स की जागरूकता के लिए कौन सा सिंबल बनाया गया है, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, एड्स की जागरूकता के लिए जो सिंबल बनाया गया है वो है रेड रिबन। तो रेड रिबन जो है एड्स की जागरूकता के लिए, और HIV एड्स का प्रतीक चिन्ह जो है बनाया गया है ना, ताकि एड्स संक्रमित व्यक्ति इस बीमारी से लड़ सकें और इस बीमारी को हरा सकें। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो चिन्ह है एड्स के लिए जागरूकता चिन्ह रेड रिबन, इसको कहाँ के कलाकारों ने बनाया था? तो न्यूयॉर्क के कुछ कलाकार थे जिन्होंने साल 1991 में इसको दरअसल में क्या किया था, बनाया था। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड रिबन जो है, एक्सप्रेस नहीं, रेड रिबन चिन्ह, तो रेड रिबन जो है ये किस बीमारी के प्रतीक के रूप में यूज होता है, या किस बीमारी के सिंबल के रूप में यूज होता है? तो एड्स। अब इसके बाद जो अगली चीज है जो आपको याद रखनी है कि रेड रिबन एक्सप्रेस की शुरुआत कब से की गई थी? तो 2007 मैंने आपको बताया। आप ये चीज और मेंशन कर लेना, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर 2007 से किसकी शुरुआत की गई थी? याद रखिएगा, एड्स की शुरुआत की गई थी। सही है क्या? एकदम गलत, रेड रिबन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी भाई। भारत में सबसे ज्यादा एड्स के मामले केरला में मिलते हैं, सबसे कम राजस्थान में मिलते हैं। क्यों? ये जो मामले हमको पता चलते हैं, ये मामलों की मॉनिटरिंग, इन मामलों का क्रियान्वयन नैको ही कराता है। मतलब नैको भारत में वो संगठन है जो एड्स संक्रमित व्यक्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया, मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्या एड्स का कोई इलाज नहीं है? एड्स का कोई भी इलाज नहीं है क्या? हाँ, कोई इलाज नहीं है एड्स का, जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे एड्स का कोई भी इलाज नहीं है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं इसको। क्यों नहीं है एड्स का कोई भी इलाज? HIV वायरस का इमेज दिख रहा है, इसके अंदर ये ब्लू डॉट दिख रहे हैं, शायद आप इसको पढ़ नहीं पा रहे होंगे, मैं पढ़ता हूं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम,
क्या नाम है इनका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये नाम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ये एचआईवी वायरस के आकार को बदलता रहता है। इसी वजह से आज तक कभी भी इस बीमारी का वैक्सीन नहीं बना, क्योंकि जब भी इस बीमारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाया जाता है और वैक्सीन शरीर के अंदर डाला जाता है तो इस वायरस को तत्काल पता चल जाता है, क्योंकि ये ब्लड में ही तो रहता है। तो इस वायरस को पता चल जाता है कि मेरे को मारने के लिए कोई चीज आ रही है, तो ये हर बार अपना साइज एंड शेप चेंज करता जाता है। तो कभी ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। इसको कहते हैं बहरूपियापन, प्लियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी। तो एड्स वायरस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण बहरूपियापन होता है, जिस वजह से ये जो बीमारी है ये अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा, वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के लिए एक औषधि खोज ली है, एक औषधि खोज ली है जिसको हम कहते हैं ART थेरेपी। मतलब इस बीमारी में ये, अगर इस बीमारी किसी को हो गई, एड्स मान लो आपको हो गया, तो आप मरोगे नहीं। दरअसल में क्या होगा, ART थेरेपी, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। तो एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी होती है, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत दो प्रकार की दवाएं बेसिकली दी जाती हैं एड्स पेशेंट को। एक होती है एजिडोथाइमिडीन, जिसको AZT कहते हैं, और दूसरी होती है जेडोवुडीन। ये चीज, तो एजिडोथाइमिडीन और दूसरी दवा होती है जेडोवुडीन। इन दोनों दवाओं को एड्स संक्रमित व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन ये दोनों दवाएं HIV एड्स वायरस को, या ये दोनों दवाएं जो हैं वो रेट्रोवायरस को मारती नहीं है, उसकी पोटेंसी कम कर देती है। तो जब तक पोटेंसी कम रहेगी ये वायरस टी लिम्फोसाइट को अपना शिकार नहीं बना पाएगा, और जब तक टी लिम्फोसाइट का नुकसान नहीं होगा तब तक टी लिम्फोसाइट आपका इम्यून सिस्टम बनाए रखेंगी। मतलब यदि कोई बंदा एड्स बीमारी से ग्रसित होते ही 5 साल में मान लो मर जाता है, तो यदि अब उस बंदे को पता चल गया कि मुझे एड्स है, जिसको 5 साल में मरना था, और वो यदि ART थेरेपी ले रहा है, तो अब हो सकता है उसकी लाइफ 7 साल और 8 साल हो जाए। मतलब 2 और 3 साल का जो इंक्रीमेंट मिल गया उसकी लाइफ को, वो इस वजह से। क्यों? क्योंकि इन दवाओं ने HIV वायरस को वीक करके रखा। कितने साल? 3 साल। इसी वजह से वो लाइफ आपकी सस्टेन हो गई। ये आपको चीजें याद रखना है। कहने का मतलब ये हुआ, भारत सरकार इस डिसीज को समाप्त करने के लिए भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन परिणाम जो हैं वो तो उतने बेहतर भी आ रहे हैं, लोगों में समझाइश के कारण सकारात्मक प्रभाव भी आ रहा है, और धीरे धीरे निश्चित रूप में एक बेहतर माहौल भी बनने लगा है। जैसे एड्स संक्रमित व्यक्तियों के लिए एक कैफे खोला गया है साउथ इंडिया में, है ना, सिर्फ वहां पर उस कैफे में जो एड्स संक्रमित व्यक्ति होते हैं वही खाना सर्व करते हैं, और लोग काफी जाते भी हैं। तो इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बातें भी है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार जो है, कार्यक्रम को नहीं, बीमारी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ में मध्य प्रदेश सरकार भी जो है चरणबद्ध है। क्यों? क्योंकि भारत में और मध्य प्रदेश में फाइलेरिया के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी आई है। कब से? जब से क्लाइमेट चेंज के मामले आए हैं, और क्लाइमेट चेंज के बाद से मच्छरों के नंबर में तो इजाफा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जिन मच्छरों की तादाद बढ़ी है, आपको जानकर हैरानी होगी, वो कोई और नहीं, मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस है। कभी आपने मच्छरों को मारा है? और यदि आपके हाथ खून से सन गए होंगे या खून ही खून लग गया होगा, इसका मतलब वो कोई और नहीं बल्कि यही है, मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस मॉस्किटो। तो मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस मॉस्किटो जो है, याद रखिएगा, ये मच्छर ही फाइलेरिया बीमारी को फैलाता है।
और फाइलेरिया बीमारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को काट कर और उनको संक्रमित करता है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि इस बीमारी में रोग कारक कौन होगा, तो जी हाँ, इस बीमारी में रोग कारक होता है बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई नामक कृमि। बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई एक कृमि है, एक कीड़ा है ना, जो दरअसल में व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है ब्लड में, इस बीमारी का कारण बनता है। लेकिन ब्लड में जाकर बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई कृमि जो है ये ब्लड में नहीं रहता, ये ब्लड से निकलकर लसिका ऊतकों में आ जाता है, और स्पेशली लसिका ऊतकों का नंबर पैर में सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो है बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई कृमि, जो कि फाइलेरिया रोग में या हाथी पांव रोग में या पील पांव रोग में रोग कारक की भूमिका निभाते हैं। याद रखेंगे, ये ब्लड से निकलकर लसिका अंगों में पहुंच जाते हैं, और लसिका अंगों का सबसे ज्यादा नंबर होता है पैर में। तो लसिका अंगों का मतलब लसिका ग्रंथियों में पहुंचेंगे, वहां अपने नंबर को बढ़ाएंगे 2 से 4, 4 से 8, 10, 12, इसलिए पैर लगातार आप खुद देखोगे बढ़ता चलेगा। मतलब कहने का क्या हुआ पता है आपको? मतलब कहने का ये हुआ कि लसिका ग्रंथियों में स्वेलिंग हो जाती है। पैर की लसिका ग्रंथियों में स्वेलिंग होने से दरअसल में ये समस्या आती है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो अब यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाथी पांव या फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई के कारण होता है, और यही जो है रक्त से निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं, लसिका ग्रंथियों में, लसिका अंगों में पहुंच जाते हैं। इसलिए फाइलेरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का ब्लड सैंपल हमेशा कहाँ लिया जाता है, रात में लिया जाता है। तो फिर फाइनल में यदि मैं आपसे बोलूं कि चलिए बताइए बेटा जी, जो ये बीमारी है, कौन सी बीमारी, जिसको हम फाइलेरिया कहते हैं, फाइलेरिया रोग में कौन रोग कारक की भूमिका निभाता है, बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई नाम का कृमि। और इस बीमारी की जो फैलने की दिक्कत होती है, या ये बीमारी जो बड़ी तेजी से फैलती है, ये मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस मच्छर के कारण बड़े तेजी से फैलती है। तो आपको ये एकदम सिंपल सी जो चीज है वो क्या करनी है, ये याद रखनी है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमको फाइलेरिया थोड़ी ना पढ़ना है, हमको तो पढ़ना है सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है। तो ध्यान से समझिए, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जब भी मैं नियंत्रण वर्ड यूज करता हूं तो हमेशा रोग वाहक को कंट्रोल करने की बात की जाती है। तो फाइलेरिया रोग में वाहक कौन है, याद करिए, एक मच्छर है जिसका नाम है मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस मच्छर जो होता है ये जापानी इंसेफेलाइटिस में भी रोग वाहक की भूमिका निभाता है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस डिसीज में रोग वाहक की भूमिका जो है वो एक मच्छर मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस निभाता है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है। तो जो मच्छर जापानी इंसेफेलाइटिस में होता है वही मच्छर फाइलेरिया में होता है, और उसी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब गंदगी में ही मच्छर पनपते हैं, तो फाइनली गंदगी को कंट्रोल करने के लिए या फाइलेरिया डिसीज को कंट्रोल करने के लिए साल 1955 से, लेकिन शहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ही ये कार्यक्रम चलाया गया। तो राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम साल 1955 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, किस सिटी को, मतलब कहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सिटी के लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। लेकिन साल 1994 से रूरल एरियाज में भी, क्योंकि इनका नंबर तेजी से बढ़ने लगा फाइलेरिया की केसेस का, इसी वजह से इस बीमारी से लड़ने के लिए या इस बीमारी को हराने के लिए 1994 से भारत सरकार ने आदेश जारी किया कि इस बीमारी को समाप्त करने के लिए गांव को भी अब अधिकार क्षेत्र में लिया जाएगा। मतलब कानूनी रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को भी फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों में 1994 से शामिल किया गया। अब इसके बाद एक डिसीज होती है डायएथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट।
तो डाई एथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, ये दवा का नाम आपको याद रखना है। ये एमपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए लोगों को घर घर जाकर वितरित कर रही है आशा कार्यकर्ता के माध्यम से, क्योंकि ग्राम स्वास्थ्य की नींव किसके हाथ में होती है, आशा कार्यकर्ता के हाथ में होती है। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मैंने आपको बताया था जिन रोगों में वेक्टर होगा, जैसे इस बीमारी में मादा क्यूलेक्स मच्छर वेक्टर है, तो बस इस बीमारी को भी पहली बार 2003-2004 में नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया था। अब आप बोलेंगे सर आप ये बार बार क्यों पढ़ाते हैं राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिसीज, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज का पार्ट नहीं है। एड्स, बताइए एड्स में है क्या वेक्टर, नहीं है। गाउट में वेक्टर है क्या, गठिया में, नहीं है। डायबिटीज में वेक्टर है क्या, नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक जो है हेल्थ का, मतलब यहाँ हेल्थ टॉपिक पूरी तरफ से एंड हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर मिलेंगे और बात करेंगे गर्भ का चिकित्सकीय समापन। अब जरा इसको आप समझ लीजिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, या आपने सुनी हो तो ठीक है, नहीं सुनी हो तो सुनिए। आपने एक मेथड का नाम सुना होगा, अम्नियोसेंटेंसिस। अम्नियोसेंटेंसिस एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग हिंदुस्तान में अब तो नहीं करते, पहले किया जाता था कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग क्या है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक थी दरअसल में एमनियोसेंटेंसिस, जिसमें गर्भ में पल रहा बच्चा या बच्ची है ये जानने के लिए माता पिता टेस्ट कराते थे। हालांकि अब तो काफी अवेयरनेस आ गई है कि गर्ल्स यदि हैं तो उनको रहने दिया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आज से 20 साल 15 साल पहले की यदि हम जाएं तो यदि गर्ल्स यदि गर्भ में पल रही है गर्भवती महिला के, तो आपने शायद सुना होगा ऐसा कई जगह पर या केसेस में कि उसका अबॉर्शन करा देते थे, है ना। मतलब महिलाओं को नहीं स्थान दिया जाता था समाज में। महिलाएं पहले, मतलब जो बच्चियां हैं वो पहले बोझ समझी जाती थी। तो अगर बच्चियां बोझ समझी जाती थी तो निश्चित रूप में फिर कृष्ण का तो प्राकट्य ही नहीं होना था, राम का तो प्राकट्य ही नहीं होना था, विवेकानंद, क्योंकि जितने भी आइडियोलॉजीज हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व, ये किसी न किसी माँ से ही तो आए हैं। किसी न किसी शुरुआत में जो माँ थी वो शुरू में तो बच्ची रही होगी, तो पैदा तो हुई होगी। कहने का सीधा सा मतलब है कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट उतनी भी जरूरी है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हमारा जो समाज था मात्र सत्तात्मक था, क्लियर है ये चीज। तो ये तो ड्रॉबैक है जो आपको पता है, लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनेगा। सामने एक नाम दिख रहा होगा आपको, शांतिलाल शाह समिति। मतलब शांतिलाल शाह वो व्यक्ति है जिसने ये बताया था कि एमनियोसेंटेंसिस टेक्निक पर, जिसको उल्ब वेधन विधि कहते हैं हिंदी में, इस पर रोक लगानी चाहिए। दरअसल में ये टेक्नोलॉजी एमनियोसेंटेंसिस गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी तरह की कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक बीमारी या आनुवांशिक बीमारी है कि नहीं है, इसका पता करने के लिए टेक्निक थी। लेकिन लोगों ने इसका गलत दुरुपयोग करना शुरू किया हिंदुस्तान में। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आपने कभी सुना हो, पटाऊ सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी पटाऊ सिंड्रोम कहलाता है। नहीं सुना है तो सिर्फ आप ये वर्ड सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। 18वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। और सबसे ज्यादा एमनियोसेंटेंसिस मेथड की जाती है डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए, जिसको कहते हैं मंगोली जड़ता या मंगोलिज्म। तो आनुवांशिक बीमारियों से कहीं गर्भस्थ शिशु पीड़ित है कि नहीं, इस बात को चेक करने के लिए एमनियोसेंटेंसिस विधि की जाती थी। लेकिन हिंदुस्तान में इसका गलत यूज करने लगे, सीधे 23वें पेयर को डिटेक्ट करके सेक्स डिटर्मिनेशन करके गर्ल्स होती तो उसको मार देते थे। तो ये आपको याद रखना है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि शांतिलाल समिति की सिफारिश पर साल 1971 में ये एक्ट लाया गया था, इस एक्ट के दौरान केवल विशेष परिस्थितियों में ही, या विशेष परिस्थितियों का मतलब यदि बच्चे के अंग सही से ना बने हो, बच्चे में अंदरूनी कोई खराबी हो, तभी दरअसल में अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन माता पिता के कहने पर नहीं। माता पिता के साथ में एक एमबीबीएस गायनोकोलॉजिस्ट यदि इस बात की परमिशन दे तब किया जा सकता है। और सरकार से भी इसके बारे में कुछ लिखा पढ़ी के रूल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा, इस एक्ट में बताए गए। इस एक्ट में सन 2002 में संशोधन किया गया और
और 2002 में संशोधन किया गया और फिर बताएंगे कि कौन कौन सी कंडीशन किन किन के साथ में आप ये कर सकते हैं, कितने समय में कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। मतलब आपसे यदि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये जो एक्ट है ना, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, ये कब आया था, ये आपको याद रखना है। ये एक्ट आया था 1971 में, लेकिन लागू हो गया था हिंदुस्तान में कब से लागू हो गया था, 1972 से लागू हो गया था। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस एक्ट का मेन मोटिव क्या है कि जो महिला भ्रूण हत्या है या कन्या भ्रूण हत्या है, उसको दरअसल में बचाने के लिए या उसको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो इस तरह से ये हेल्थ का जितना भी टॉपिक था, हमने हेल्थ कार्यक्रम अभी कवर कर लिए, हेल्थ पॉलिसी हमने स्टार्टिंग में कवर कर ली थी। तो इस तरह से हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर हो सकते थे हमने उनको क्लियर किया। अब बस आपको एक काम करना है, इनके लगाने हैं क्वेश्चन, और जो ना समझ में आए आप तत्काल कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिएगा, मैं तत्काल आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए आज का कारवां यहीं तक रहने देते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मिलेंगे कल आपसे। थैंक यू वेरी मच।